किताब फुंदने सादत हसन मंटो। कहानी मिस माला। गाना लिखने वाले अजीम गोबंदपुरी जब एबीसी प्रोडक्शंस के में मुलाजिम हुआ तो उसने फ़ौरन अपने दोस्त म्यूज़िक डायरेक्टर भटसावे के मुतालिक सोचा, जो मरहट्टा था और अजीम के साथ कई फिल्मों में काम कर चुका था। अजीम उसकी अहलियतों को जानता था। स्टंट फिल्मों में आदमी अपने जौहर क्या दिखा सकता है, बेचारा गुमनामी के गोशे में पड़ा था। अजीम ने अपने सेठ से बात की और कुछ इस अंदाज में की कि उसने भटसावे को बुलाया और उसके साथ एक फ़िल्म का कॉन्ट्रैक्ट 3,000 रुपयों में कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते ही उसे 500 रुपये मिले, जो उसने अपने कर्ज ख्वाहों को अदा कर दिए। अजीम गोबंदपुरी का वो बड़ा शुक्रगुजार था, चाहता था कि उसकी कोई खिदमत करे, मगर उसने सोचा कि आदमी बेहद शरीफ है और बेगर्ज, कोई बात नहीं, आइंदा महीने सही, क्योंकि हर माह उसे 500 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की रूह से मिलने थे। उसने अजीम से कुछ ना कहा, दोनों अपने अपने काम में मशगूल थे। अजीम ने 10 गाने लिखे, जिनमें से सेठ ने 4 पसंद किए। भटसावे ने मौसीकी के लिहाज से सिर्फ 2 और अजीम के इश्तराक से 4 धुनें तैयार कीं, जो बहुत पसंद की गईं। 15-20 रोज़ तक रिहर्सलें होती रहीं। फिल्म का पहला गाना कोरस था। के लिए कम अज़ कम 10 गवैया लड़कियां दरकार थीं। प्रोडक्शन मैनेजर से कहा गया। जब वो इंतज़ाम ना कर सका तो भटसावे ने मिस माला को बुलाया, जिसकी आवाज़ अच्छी थी। इसके अलावा वो 5-6 और लड़कियों को जानती थी जो सुर में गा लेती थीं। मिस माला खांडेक्टर, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, कोल्हापुर की मरहटा थी। दूसरों के मुकाबले में उसका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा साफ़ था। उसको ये ज़बान बोलने का शौक़ था। उम्र की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे का हर खदोखाल पुख्ता था। बातें भी इस अंदाज़ में करती कि मालूम होता कि अच्छी खासी उम्र की है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बाखबर है। स्टूडियो के हर कारकुन को भाईजान कहती और हर आने जाने वाले से बहुत जल्द घुल मिल जाती थी। उसको जब भटसावे ने बुलाया तो वो बहुत खुश हुई। उसके ज़िम्मे ये काम सुपुर्द किया गया कि वो फ़ौरन कोरस के लिए 10 गाने वाली लड़कियां मुहैया कर दे। वो दूसरे रोज़ ही 12 लड़कियां ले आई। भटसावे ने उनका टेस्ट लिया। 7 काम की निकली, बाकी रुखसत कर दी गईं। उसने सोचा कि चलो ठीक है, 7 ही काफ़ी हैं। जगताप साउंड रिकॉर्डर से मशवरा किया। उसने कहा, मैं सब ठीक कर लूँगा, ऐसी रिकॉर्डिंग करूँगा कि लोगों को मालूम होगा कि 20 लड़कियाँ गा रही हैं। जगताप अपने फ़न को समझता था, चुनाचे उसने रिकॉर्डिंग के लिए साउंड प्रूफ कमरे के बजाय साजनों और गाने वालियों को एक ऐसे कमरे में बिठाया जिसकी दीवारें सख्त थीं, जिन पर ऐसा कोई गिलाफ नहीं चढ़ा हुआ था कि आवाज़ दब जाए। फिल्म बेवफा की मुहूर्त इसी कोरस से हुआ। सैकड़ों आदमी आए, उनमें बड़े बड़े फिल्मी सेठ और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। एबीसी प्रोडक्शंस के मालिक ने बड़ा एहतमाम किया हुआ था। पहले गाने की 2-4 रिहर्सलें हुईं। मिस माला खांडेक्टर ने भटसावे के साथ पूरा ताउन किया। 7 लड़कियां को फर्दन फर्दन आगाह किया कि खबरदार रहें और कोई नुक्स पैदा ना होने दें। भटसावे पहली ही रिहर्सल से मुतमईन था, लेकिन उसने इत्मीनान की खातिर चंद और रिहर्सलें कराईं। उसके बाद जगताप से कहा कि वो अपना इत्मीनान कर ले। उसने जब साउंड ट्रैक में ये कोरस पहली मर्तबा हेडफोन लगाकर सुना तो उसने खुश होकर बहुत ऊंचा ओके कह दिया। हर साज और हर आवाज़ अपने सही क़याम पर थी। मेहमानों के लिए माइक्रोफोनों का इंतज़ाम कर दिया था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसे ऑन कर दिया गया। भटसावे की आवाज़ भोंपू से निकली। सॉन्ग नंबर 1, टेक फर्स्ट, रेडी 1 2 और कोरस शुरू हो गया। बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन थी। 7 लड़कियों में से एक ने भी कहीं गलत सुर ना लगाया। मेहमान बहुत महजूज हुए। सेठ, जो मौसीकी क्या होती है इससे भी कतन आशना था, बहुत खुश हुआ, इसलिए कि सारे मेहमान इस कोरस की तारीफ़ कर रहे थे। भटसावे ने साजनों और गाने वालियों को शाबाशियाँ दीं। ख़ास तौर पर उसने मिस माला का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसको इतनी जल्दी गाने वालियाँ फराहम कर दीं। इसके बाद वो जगताप साउंड रिकॉर्डिस्ट से गले मिल रहा था कि एबीसी प्रोडक्शंस के मालिक सेठ रणछोड़ दास का आदमी आया कि वो उसे बुला रहा है।
अजीम गोबंदपुरी को दोनों भागे स्टूडियो के उस सिरे पर गए जहां महफिल जमी थी। सेठ साहब ने सब मेहमानों के सामने 100 रुपए का सब्ज नोट इनाम के तौर पर पहले भटसावे को दिया, फिर दूसरा अजीम गोबंदपुरी को। वो मुख्तसर सा बागीचा जिसमें मेहमान बैठे थे तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। जब मुहूर्त की ये महफिल बर्खास्त हुई तो भटसावे ने अजीम से कहा, माल पानी है, चलो आउटडोर चले। अजीम इसका मतलब ना समझा। आउटडोर कहाँ? भटसावे मुस्कुराया। माजे मलगे मेरे लड़के, मौज शौक करने जाएंगे। 100 रुपया तुम्हारे पास है, 100 हमारे पास, चलो। अजीम समझ गया, लेकिन वो इसके मौज शौक से डरता था। उसकी बीवी थी, 2 छोटे बच्चे भी। उसने कभी अय्याशी नहीं की थी, मगर इस वक्त वो खुश था। उसने अपने दिल से कहा, चलो रे, देखेंगे क्या होता है। भटसावे ने फ़ौरन टैक्सी मंगवाई। दोनों उसमें बैठे और ग्रांट रोड पहुँचे। अजीम ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं भटसावे? वो मुस्कुराया, अपनी मौसी के घर। और जब वो अपनी मौसी के घर पहुँचे तो मिस माला खांडेक्टर का घर था। वो उन दोनों से बड़े तपाक के साथ मिली, उन्हें अंदर अपने कमरे में ले गई, होटल से चाय मंगवाकर पिलाई। भटसावे ने उससे चाय पीने के बाद कहा, हम मौज शौक के लिए निकले हैं, तुम्हारे पास, तुम हमारा कोई बंदोबस्त करो। माला समझ गई वो भटसावे की एहसानमंद थी, इसलिए उसने फ़ौरन मरहटी ज़बान में कहा, जिसका ये मतलब था कि मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। दरअसल भटसावे अजीम को खुश करना चाहता था, इसलिए कि उसने इसको मुलाजिमत दिलवाई थी। चुनाचे भटसावे ने माला से कहा कि वो एक लड़की मुहैया कर दे। मिस माला ने अपना मेकअप जल्दी ठीक किया और तैयार हो गई। जब टैक्सी में बैठे, पहले मिस माला प्लेबैक सिंगर शांता किरण के घर गई, मगर वो किसी और के साथ बाहर जा चुकी थी। फिर वो अनसुईया के यहाँ गई, मगर वो इस काबिल नहीं थी कि उसके साथ इस मुहिम पर जा सके। मिस माला को बहुत अफसोस हुआ कि उसे 2 जगह नाउमीदी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको उम्मीद थी कि मामला हो जाएगा। चुनाचे टैक्सी गोल्ड पीठा की तरफ लिपकी। वहाँ कृष्णा थी, 15-16 बरस की गुजराती लड़की, बड़ी नरम व नाजिक सुर में गाती थी। माला उसके घर में दाखिल हुई और चंद लम्हात के बाद उसको साथ लेकर बाहर आई। हवे को उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अजीम को भी। माला ने ठेठ दिलालों के से अंदाज में अजीम को आंख मारी और गोया खामोश ज़बान में उससे कहा, ये आपके लिए है। भटसावे ने उस पर निगाहों ही निगाहों में साध कर दिया। कृष्णा अजीम गोबंदपुरी के पास बैठ गई। चूँकि उसको माला ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो इससे चहलें करने लगी। अजीम लड़कियों का सा हिजाब महसूस कर रहा था। भटसावे को उसकी तबीयत का इल्म था, इसलिए उसने टैक्सी एक बार के सामने ठहराई। सिर्फ अजीम को अपने साथ लेकर अंदर गया। नगमा निगार ने सिर्फ 1-2 मरतबा पी थी, वो भी कारोबारी सिलसिले में। ये भी कारोबारी सिलसिला था। चुनाचे उसने भटसावे के इसरार पर 2 पेग रम के पिए और उसको नशा हो गया। भटसावे ने एक बोतल खरीद कर अपने साथ रख ली। अब वो फिर टैक्सी में थे। अजीम को इस बात का कतन इल्म ना था कि उसका दोस्त भटसावे 2 गिलास और सोडे की बोतलें भी साथ ले आया है। अजीम को बाद में मालूम हुआ कि भटसावे प्लेबैक सिंगर कृष्णा की माँ से कह रहा था कि जो कोरस दिन में लिया गया था उसके जितने टेक थे सब ख़राब निकले हैं, इसलिए रात को फिर रिकॉर्डिंग होगी। उसकी माँ वैसे कृष्णा को बाहर जाने की इजाज़त कभी ना देती थी, मगर जब भटसावे ने कहा कि उसे और रुपए मिलेंगे तो उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी जाओ और फारिग होकर सीधी यहाँ आओ, वहाँ स्टूडियो में ना बैठी रहना। टैक्सी वर्ली पहुंची, यानी साहिल समंदर के पास। ये वो जगह थी जहां ऐश परस्त किसी न किसी औरत को बगल में दबाए आया करते। एक पहाड़ी सी थी, मालूम नहीं मसनूई या कुदरती। उस पर चढ़ते काफ़ी वसी व अरीज सतह मुर्तफ़ा किस्म की जगह थी। इसमें लंबे फासलों पर बेंचें रखी हुई थीं, जिन पर सिर्फ एक जोड़ा बैठता। सबके दरमियान अनलिखा समझौता था कि वो एक दूसरे के मामले में मुखल ना होंगे। भटसावे ने जो अजीम की दावत करना चाहता था, वल्ली की पहाड़ी पर कृष्णा को उसके सपुर्द कर दिया और ख़ुद माला के साथ टहलता टहलता एक जानिब चला गया।
عظیم اور بھٹساوے میں 150 گز کا فاصلہ ہو گیا۔ عظیم، جس نے غیر عورت کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ محسوس کیا تھا، جب کرشنا کو اپنے ساتھ لگے دیکھا تو اس کا ایمان متزلزل ہو گیا۔ کرشنا ٹھیٹھ مریٹھی لڑکی تھی، سانولی سلونی، بڑی مضبوط، شدید طور پر جوان، اور اس میں وہ تمام دعوتیں تھیں جو پرکشش کھلانے والی میں ہو سکتی ہیں۔ عظیم چونکہ نشے میں تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کو بھول گیا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کرشنا کو تھوڑے عرصے کے لیے بیوی بنا لے۔ اس کے دماغ میں مختلف شرارتیں پیدا ہو رہی تھیں، کچھ رم کے باعث اور کچھ کرشنا کی قربت کی وجہ سے۔ عام طور پر وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا، بہت کم گو، لیکن اس وقت اس نے کرشنا کے گدگدی کی، اس کو کئی لطیفے اپنی ٹوٹی پھوٹی گجراتی میں سنائے۔ پھر جانے اسے کیا خیال آیا کہ زور سے بھٹساوے کو آواز دی اور کہا، پولیس آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے۔ بھٹساوے مالا کے ساتھ آیا، عظیم کو موٹی سی گالی دی اور ہنسنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عظیم نے اس سے مذاق کیا ہے، لیکن اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ کسی ہوٹل میں چلے جائیں جہاں پولیس کا خطرہ نہ ہو۔ چاروں اٹھ رہے تھے کہ پیلی پگڑی والا نمودار ہوا۔ اس نے ٹھیٹھ سپاہیانہ انداز میں پوچھا، تم لوگ رات کے 11 بجے یہاں کیا کر رہے ہو؟ معلوم نہیں 10 بجے کے پیچھو یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، قانون ہے۔ عظیم نے سنتری سے کہا، جناب، اپن فلم کا آدمی ہے۔ یہ چھوکری، اس نے کرشنا کی طرف دیکھا، یہ بھی فلم میں کام کرتی ہے۔ ہم لوگ کسی برے خیال سے یہاں نہیں آئے، یہاں پاس ہی جو اسٹوڈیو ہے اس میں کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو یہاں چلے آتے ہیں کہ تھوڑی سی تفریح ہوگی۔ 12 بجے ہماری شوٹنگ پھر شروع ہونے والی ہے۔ پیلی پگڑی والا مطمئن ہو گیا۔ وہ بھٹساوے سے مخاطب ہوا، تم ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ بھٹساوے پہلے گھبرایا، لیکن سنبھل کر اس نے مالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سنتری سے کہا، یہ ہمارا وائف ہے، ہماری ٹیکسی نیچے کھڑی ہے۔ تھوڑی سی اور گفتگو ہوئی اور چاروں کی خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر سوچا کہ کس ہوٹل میں چلیں۔ عظیم کو ایسے ہوٹلوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا جہاں آدمی چند گھنٹوں کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ خلوت اختیار کر سکے۔ بھٹساوے نے بیکار اس سے مشورہ کیا، چنانچہ اس نے فوراً یوک یارڈ کا سی ویو ہوٹل یاد آیا اور اس نے ٹیکسی والے سے کہا کہ وہاں لے چلو۔ سی ویو ہوٹل میں بھٹساوے نے 2 کمرے لیے، ایک میں عظیم اور کرشنا چلے گئے اور دوسرے میں بھٹساوے اور مس کھانڈیکر۔ کرشنا بدستور مجسم دعوت تھی، لیکن عظیم، جس نے 2 پیک اور پی لیے تھے، فلسفی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کرشنا کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ اتنی کم عمر لڑکی نے گناہ کا یہ بھیانک رستہ کیوں اختیار کیا؟ خون کی کمی کے باوجود اس نے جنس کی اتنی تپش کیوں ہے؟ کب تک یہ نرم و نازک لڑکی جو گوشت نہیں کھاتی، کب تک اپنا گوشت پوست بیچتی رہے گی؟ عظیم کو اس پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے واز بن کر اس سے کہنا شروع کیا، کرشنا، معصیت کی زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ، خدا کے لیے اس راستے سے جس پر تم گامزن ہو اپنے قدم ہٹا لو، یہ تمہیں ایسے مہیب غار میں لے جائے گا جہاں سے تم نہ نکل سکو گی۔ عصمت فروشی انسان کا بدترین فعل ہے۔ یہ رات اپنی زندگی کی روشن رات سمجھو، اس لیے کہ میں تمہیں نیک و بد سمجھا رہا ہوں۔ کرشنا نے اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ عظیم اس سے محبت کر رہا ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چمٹ گئی اور عظیم اپنا گناہ و ثواب کا مسئلہ بھول گیا۔ بعد میں وہ بڑا نادم ہوا۔ کمرے سے باہر نکلا تو بھٹساوے براندے میں ٹہل رہا تھا، کچھ اس انداز سے جیسے بھیڑوں کے پورے چھتے کے ڈنگ اس کے جسم میں کھبے ہوئے ہیں۔ عظیم کو دیکھ کر وہ رک گیا، مطمئن کرشنا کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پیچ و تاب کھا کر عظیم سے کہا، وہ سالی چلی گئی؟ عظیم، جو اپنی ندامت میں ڈوبا تھا، چونکا۔ کون؟ وہی مالا۔ کیوں؟ بھٹساوے کے لہجے میں عجیب و غریب احتجاج تھا۔ ہم اس کو اتنا وقت چومتے رہے، جب بولا آؤ تو سالی کہنے لگی تم ہمارا بھائی ہے، ہم نے کسی سے شادی کر لی ہے، اور باہر نکل گئی کہ وہ سالا گھر آ گیا ہوگا۔